नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए देखते हैं आज की अखबार में क्या खास है। सो डीलिमिटेशन कमीशन जो है, इससे जुड़ी कुछ बातों को समझेंगे यहाँ पे, और एक पीवाईक्यू भी इसको लेके करेंगे। यूक्रेन मिनरल डील में क्या डेवलपमेंट हो रही है, सो देर आर फ्यू थिंग्स दैट आर हैपनिंग हियर। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पे जो है एक एडिटोरियल है, लुकिंग इनटू कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं, वी लुक इनटू दैट। यूएन पीस कीपिंग मिशंस जो होते हैं उसके अंदर इंडिया का प्रेजेंस काफी ज्यादा है, तो उससे हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी को कैसे इम्पैक्ट होता है, वी विल लुक इनटू दैट एज वेल। Then US Russia ties. Okay, so lot of improvement is taking place and we have to see this कि इसका क्या global politics पे impact पड़ने वाला है। Then person with disability के right over their data. So these are the prime debates that we will be covering here in detail. तो आइए शुरू करते हैं आज का अखबार। और फ्रंट पेज पे जो पहली खबर है, that is South's share of Lok Sabha seat will not be affected by delimitation. Okay, सो यहाँ पे बात हो रही है डीलिमिटेशन की। तो मैं आपको एक चीज बता दूं। सो दिस आइडिया ऑफ डीलिमिटेशन इज बेसिकली रिलेटेड टू यू डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, तो आप यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसको देखते हो कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब है, अगर आपको यहाँ पे वोटिंग करवाना है तो एक पर्टिकुलर सीट के लिए कितने नंबर ऑफ वोटर्स होने चाहिए। तो आपको वो पॉपुलेशन के डायमेंशन के अंदर उसको एनालाइज करना होता है। आज की डेट में अगर आप लोकसभा की बात करेंगे तो वी आर 543 प्रिसाइजली, इतने नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स हमारे यहाँ पे हैं। नाउ प्रॉब्लम इज दिस, देखो ये 1971 से लेके इतना चल रहा है अभी तक, बट आर पॉपुलेशन हैज इंक्रीज ट्रिमेंडसली। हमारा पॉपुलेशन का जो इंक्रीज हुआ है वो तो बहुत ज्यादा हुआ है। अब ऐसे में अगर हम पॉपुलेशन को पॉइंट पे देखें तो नॉर्थ और साउथ में मेजर डिवाइड देखने को मिल रहा है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस डिवाइड, देखिए नॉर्थ के अंदर जो आपके स्टेट्स हैं, दे हैव नॉट बीन एबल टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन। वहां पे पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक है, दैट इज वाज वन पॉइंट हियर। और साउथ के जो स्टेट्स हैं दे हैव कंट्रोल्ड देयर पॉपुलेशन, ठीक, वहां पे पॉपुलेशन बिल्कुल कंट्रोल्ड चल रहा है। तो ऐसे में इफ यू कैन से सीट्स आर इंक्रीज्ड, अगर सीट्स बढ़ाई जाती हैं पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में, तो नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं वहां पे सीट्स ज्यादा इंक्रीज होंगी। देर विल बी मोर, यू कैन से, इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा, बिकॉज वी विल गो बाय द पॉपुलेशन नंबर। अगर बिल्कुल आप एग्जैक्टली पॉपुलेशन की प्रमोशन में जाते हैं तो ऐसे में साउथ के स्टेट्स दे आर, यू कैन से, नॉट हैप्पी विद दिस डेवलपमेंट। तो उन्होंने कहा कि देखिए 1971 में क्या खेल हुआ करता था। 1971 तक नॉर्थ और साउथ का जो पॉपुलेशन इंक्रीज था वो समहाउ सेम चलता था, ठीक है, बराबर पेस पे दोनों के पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, एक तरीके से प्रोपोर्शन था। उसके बाद साउथ ने तो बेटर काम किया, यहाँ पे उन्होंने जो है पॉपुलेशन कंट्रोल कर दिया, नॉर्थ में नहीं हुआ। तो अगर आप ऐसे में नॉर्थ की नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाते हैं, नॉर्थ की नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाने का मतलब क्या है, इनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा। इफ वी विल डू दैट, ऐसा करते हैं तो इट मींस वी आर पीनलाइजिंग दो स्टेट्स जिन्होंने अपने यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल की है। वो काम करना गलत है यहाँ पे। सो दैट्स व्हाई इट्स अ मेजर इशू। सदर्न, यू कैन से, स्टेट चीफ मिनिस्टर्स दे हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस, उन्होंने ये ऑलरेडी पॉइंट आउट किया है कि ये जो है ये बहुत ही खराब चीज हो जाएगी, एंड दैट विल बी द प्रॉब्लम। और ये दिक्कत ये आती है कि इसमें पूरा पावर शिफ्ट हो रहा है। क्यों? अभी भी अगर आपको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनना हो तो हिंदी बेल्ट डोमिनेट करती है, दैट इज, यू कैन से, रियली वन थिंग। तो यहाँ पे हिंदी का भी एस्पेक्ट आता है। सदर्न स्टेट, यू कैन, ये चीफ मिनिस्टर और लीडर्स दे डू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो उनका ये डर है कि ऐसे में अगर नॉर्थ के स्टेट्स का नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा इंक्रीज होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है यहाँ पे कि रिप्रेजेंटेशन नॉर्थ का इंक्रीज हो जाएगा और पावर डायनेमिक्स भी नॉर्थ में शिफ्ट हो जाएगा। सो दैट्स द अदर कैलकुलेशन दे माइट बी गोइंग अहेड विद। इसीलिए ये अश्योरेंस जो है होम मिनिस्टर ने दिया है कि किसी की सीट कम नहीं होगी, बट उस प्रपोर्शन में अगर आप सीट इंक्रीज भी नहीं करेंगे तो भी तो प्रॉब्लम होगी। तो दैट इज द डिबेट हियर। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे तो डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है, ठीक है। अब ये पूछा जाता है कि द ऑर्डर ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। यस, एक बार जो डीलिमिटेशन कमीशन अपने जो है सजेशंस दे देता है, देखिए
डीलिमिटेशन कमीशन जो है ये जस्ट एक रिकमेंडरी बॉडी है, आपको ये पॉइंट भी याद रखना होगा, ठीक है। इसके जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं, बट स्टिल जैसे भी रिकमेंडेशन आएंगे, जो भी इनके जो है उनके कंक्लूजन निकलेंगे, दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सेकंड स्टेटमेंट इज दिस: व्हेन द ऑर्डर्स ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन आर लेड बिफोर लोक सभा और लेजिस्लेटिव यू कैन से असेंबली, दे कैन नॉट अफेक्ट एनी मॉडिफिकेशन, उसके अंदर चेंज नहीं किया जा सकेगा। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। एंड दिस डिलिमिटेशन एक्टिविटी, दिस डिलिमिटेशन कमीशन, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, एक पार्लियामेंट्री लॉ के अंडर जो है इसको यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। सो ये पूरा आइडिया हमें लग गया यहाँ पे, एंड सी इज द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड दिस इज द डिटेल हियर, ठीक। तो देखिए, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 82 के जरिए से बनाया जाता है, लेकिन प्रोसेस ऐसा है, इसके पार्लियामेंट्री लॉ के थ्रू ही बनाया जाएगा। डिलिमिटेशन एक्ट के अंडर इसे जो है एस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। और आगे अगर आप देखेंगे आर्टिकल 82 एंड 170 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो फैसिलिटेट करता है कि हमारे यहाँ पे कैसे आप टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एडजस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आर्टिकल 82 विल बी अबाउट द लोकसभा एंड 170 विल बी अबाउट द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे दे रखा है। देन दिस डिलिमिटेशन कमीशन, इसका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, तो दैट इज वन पॉइंट हियर। और हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके ये काम करते हैं। अब देखिए, the delimitation commission act was enacted in 1952, तो that is what I was telling you कि ये एक तरीके से स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, इस कानून के अंडर जो है इसे बनाया गया है। सो ये आइडिया हमें लगाना है। अब देखो कब कब डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जा चुका है, देखिए 1952 में बना, 1963 में बना, 73 में बना, 2002 में बना, ठीक है। अब ये याद रखना है आपको, अब तक 4 बार बनाया जा चुका है। देखो स्टेट असेंबली के अंदर जो शफलिंग होती है उसके अंदर भी इनको, वो भी तो हमें देखना होता है ना। लेकिन प्राइमरीली जो हमारा सीट्स को फ्रीज करने का सिस्टम है, जो लोकसभा की नंबर ऑफ सीट्स है, वो जो चल रहा है वो 1971 से आप देख सकते हैं कि हमने उसको ज्यादा बढ़ाया नहीं है। तो दिस इज द पॉइंट, और ये जो रिवीजन का पॉइंट हो रहा ये 2026 के अंदर हमें इसको रिवाइज करना पड़ेगा, लाइक नेक्स्ट ईयर। सो वी हैव टू सी हाउ थिंग्स विल टर्न अप हियर, ठीक है, वो हमें देखना होगा। चलिए आगे देखते हैं, फ्रंट पेज पे और खबर क्या है। गवर्नमेंट अपोजेस प्ली टू बैन कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस फॉर लाइफ, ओके। सो अब देखो, एक ये डिमांड आ रही है कि जो पॉलिटिशियंस कन्विक्ट हो जाते हैं वो कभी भी इलेक्शन दोबारा ना लड़े, उनको बैन कर दिया जाए, ऐसी एक डिमांड है। तो इस बीच जो है गवर्नमेंट ये कह रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अनफेयर होगा। नाउ द मेजर पॉइंट इज दिस: अगर ऐसा चलता रहेगा तो हमारे यहाँ पे तो हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को कैसे डील करेंगे, ठीक। दैट इज वन थिंग वी हैव टू सी हियर। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज यू कैन से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे, जिसको हमें डील करना है। तो भी उसके लिए डेटरेंस कोई नजर नहीं आता। तो अगर आप बिल्कुल ही ये बैन करवा देंगे तो वो एक डेटरेंस आएगा, पॉलिटिशियंस कुछ भी क्राइम करने से पहले डरेंगे, 2 बार सोचेंगे। दैट्स द पॉइंट, वही हम चाहते हैं यहाँ पे। So Ukraine US agree on mineral deal and there is no clarity on security guarantee here. तो मेजर गेम देखो क्या है जो खेल चल रहा है। सो यूक्रेन वांट्स टू बी पार्ट ऑफ नेटो, तो ये नेटो कंट्रीज हैं। अब देखो नेटो का जो एग्जिस्टेंस 1949 में आया था, इट वाज द आइडिया वाज टू पुट अप अ कलेक्टिव डिफेंस। किसके लिए कलेक्टिव डिफेंस था ये, ठीक। दिस कलेक्टिव डिफेंस वाज अगेंस्ट यूएसएसआर। अब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था 1990s तक, ठीक है, 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो गया था इसका। अब एक तरफ तो यूएसएसआर बचा ही नहीं, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग नाटो? बिकॉज यूरोपियन यू कैन से कंट्रीज दे हैव प्रॉब्लम विद रशिया, ये हमेशा से ही रहा है। एक तरीके से ये इनसिक्योरिटीज हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती रही हैं, ठीक है। सो दीज वर द डेवलपमेंट्स हियर। अब उसको ध्यान में रखते हुए आप ईयर बाय ईयर देख सकते हैं कि कैसे नेटो का एक्सपेंशन हुआ है। द लास्ट यू कैन से एंटिटीज दैट वर एडेड, ये देखिए 2023 2024 के अंदर भी एडिशन हुए हैं। तो इट इज यू कैन से फिनलैंड, नॉर्वे, इनका यहाँ पे एडिशन यहाँ पे हुआ है। तो दिस इज द पॉइंट हियर कि नेटो कंटिन्यूसली एक्सपैंड करता रहा है, एंड दिस इज व्हाट पुतिन इज सेइंग। पुतिन इज आल्सो पॉइंटिंग आउट द सेम थिंग कि भी आप कब तक इस नेटो को एक्सपैंड करते रहेंगे, ओके। एंड दे सी दिस एज अ थ्रेट टू देयर नेशनल सिक्योरिटी। तो रशिया को लगता है इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे असर पड़ेगा, और कंसिडरिंग दिस पॉइंट दे डोंट वांट यूक्रेन टू बी पार्ट ऑफ नेटो। क्यों ऐसा है, देखिए यहाँ पे माउंटेन रेंज है, तो दे एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बट
यूक्रेन के थ्रू आप मॉस्को तक पहुंच सकते हो, एंड यू कैन से दिस इज अ मेजर इनसिक्योरिटी दैट रशियंस आर हैविंग। और हिस्ट्री ये बताती है कि जितने भी यूक्रेन, मतलब अब पहले तो यूक्रेन नहीं हुआ करता था, जितने भी इन्वेजन्स हुए हैं रशियन एम्पायर के ऊपर, वो इसी यूक्रेन के रास्ते से हुए हैं, एंड दे सी दिस एज अ सीरियस थिंग। लेकिन यूक्रेन इज फाइटिंग अ बैटल फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई इनका फ्यूचर क्या होगा, व्हाट अबाउट द सिक्योरिटी, ठीक, कि ये जब वॉर रुक भी जाएगा तो रशिया, whether Russia will, you can say, stop expansion, they want some clarity on that। ये चीज यूक्रेनियंस चाहते हैं, and that's why they wanted to be there in NATO। उनको ऐसा लगता था कि NATO का पार्ट बनेंगे तो एक सिक्योरिटी सी जो है अश्योर हो जाती है। सो दैट इज समथिंग दे आर हाईलाइटिंग हियर। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि नेटो का पार्ट बन के भी आपको सिक्योरिटी मिलेगी, बिकॉज अच्छा पहली चीज है आप नेटो का पार्ट बनोगे कैसे, ठीक, ये भी सोचने वाली चीज है, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू बी दैट स्मूथ। ये उतना स्मूथ होने वाला नहीं है जितना अभी लग रहा है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज दे डोंट टेक, यू कैन से, कंट्रीज विच आर हैविंग डिस्प्यूट्स। तो नेटो के अंदर वो अवॉइड करते हैं कि किसी कंट्री का अगर कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है तो उसको एडअप किया जाए, बिकॉज देन द चांसेस ऑफ वॉर इंक्रीजेस, कि भी उस कंट्री के डिस्प्यूट के चक्कर में बाकियों को लड़ना पड़ेगा, एंड देन देयर विल बी लॉस ऑफ लाइफ एंड ऑल एंड अदर कैलकुलेशंस। सो ये इस थॉट प्रोसेस से जरूर चलते हैं, एंड यू कैन से दिस दिस थिंग इज क्वाइट, यू कैन से, ये बिल्कुल इनके कैलकुलेशन में है और बिल्कुल सही चीज है ये। सो यूक्रेन के अभी फ्यूचर को लेके अनसर्टेनिटी है, वी डोंट नो, इवन इफ दे आर स्ट्राइकिंग द मिनरल डील तो उसका क्या भविष्य होने वाला है किसी को नहीं पता यहाँ पे। सो दैट इज द की पॉइंट हियर। तो यूएस अपनी सपोर्ट तो देगा, और जरूरी भी नहीं है ये वॉर अभी एंड हो जाए, कंटिन्यू भी कर सकते हैं वॉर। दैट इज द की थिंग हियर। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है, सो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उससे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं। तो देखिए उसको क्या किया था, वो एक क्लब कर दी थी स्कीम, और बाकी जो बेनिफिट एक तरीके से मैटरनिटी जो बेनिफिट मिलते थे वो एक पर्टिकुलर आइडिया के अंदर देने का इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर जो है वो दिया जा रहा था। अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट प्रेग्नेंट वुमेन को 6,000 रुपए देता है पर चाइल्ड, ठीक है। तो दैट इज वन डेवलपमेंट हियर। अच्छा, तो आज की डेट में जो हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन और बाकी चीजें आप कैलकुलेट करें तो कहते हैं कि भी 12,000 रुपए देने चाहिए, लेकिन उससे कम पैसा दिया जा रहा है, लिटिल मनी इज पेड इन कंपैरिजन टू व्हाट शुड बी गिवन। देन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना बेनिफिट्स लिमिटेड टू वन चाइल्ड, और इसको रिड्यूस करके 5,000 रुपए कर दिया गया है। तो ये जो आप देख रहे हो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाला फंडा, जिसके अंदर जो है वुमेन को मदद दे रहे थे, वो फर्दर रिड्यूस कर दिया गया है। सो दैट इज व्हाट दे आर पॉइंटिंग आउट कि भी एक तो पहले 12,000 रुपए तो देने चाहिए बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट, अदरवाइज आप दे ही क्यों रहे हो। तो उसको भी कम करके 6,000 से कम करके जो है 5,000 कर दिया गया है, एंड दिस बेनिफिट इज ओनली फॉर वन चाइल्ड। पहला बच्चा जो होगा उसके ऊपर ये बेनिफिट आपको मिलेगा, उसके बाद ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सो दैट इज वन थिंग विच इज देयर। अच्छा, अब दूसरा पहलू जो आपको समझना है, इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर है, कवरेज बहुत ही खराब है। सो इफेक्टिव कवरेज ड्रॉप टू 9%, सिर्फ 9% लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, तो दैट इज इट इज वेरी लेस। वन थिंग इज देयर, पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम, तो वो अपने एंटाइटलमेंट वो लेते ही नहीं है यहाँ पे, तो दैट इज द बिग ट्रबल हियर। अच्छा, दूसरी चीज, देर आर कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू आधार बेस्ड, यू कैन से, द पेमेंट सिस्टम दैट वी हैव। सब लोगों के पास अभी भी इस सिस्टम को इतने यूज टू नहीं है, ये एक हर्डल बन जाता है। देन दे आर पॉइंटिंग आउट कि देखो ये तो नेशनल स्कीम होगी, स्टेट्स की अपनी स्कीम्स भी हैं और वो बहुत अच्छी चल रही हैं। So Tamil Nadu has this scheme where 24,000 is promised in election manifesto and effective coverage is 84%। तो यहाँ पे स्टेट बहुत अच्छा कर रहे हैं, दिस इज द पॉइंट। ओडिशा 10,000 पर चाइल्ड विद एन इफेक्टिव कवरेज ऑफ 64%। तो दैट इज व्हाट दे आर पॉइंटिंग आउट कि भाई जिन स्टेट्स के अंदर ये अच्छी चल रही है, एटलीस्ट वी कैन लर्न फ्रॉम देम, उनसे आप सीख लीजिए भी कैसे वो अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद वो इस चीज को बाकी स्टेट्स में रिप्लिकेट कर देना। सो दिस थिंग कैन बी डन। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस तो हमें सबसे सीखनी चाहिए ना। अब दूसरी चीज दे आर पॉइंटिंग आउट, बजट एनालिसिस की बात है, तो उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर ऑन दिस पर्टिकुलर स्कीम इज ऑल टाइम लो ऑफ 870 करोड़, बहुत ही कम कर दिया गया है। एंड देखिए दिस स्कीम विल बी इफेक्टिव इफ यू आर गोइंग टू एलोकेट समवेयर अराउंड 12,000 करोड़, 12,000 करोड़ रुपए चाहिए इसको, अगर आप सही मायने में 90% बर्थ्स को जो है कवर करना चाहते हैं।
तो उसके कंपैरिजन में 870 करोड़ इज क्वाइट लेस, कुछ भी नहीं है ये। सो दिस इज समथिंग विच इज बीइंग पॉइंटेड आउट, और इसको इसीलिए हमें जो है थोड़ा सा रिवैम्प करने की जरूरत है। पैसा तो ज्यादा लगेगा ही लगेगा, बट वन थिंग इज दिस, वी हैव टू यू कैन से प्रायोरिटाइज करना है आपको। तो आज की डेट में आपकी क्या प्रायोरिटी है? सो देर आर लॉट ऑफ डायलेमास दैट वी डील हियर। शुड वी गो फॉर सोशल सेक्टर स्पेंडिंग, शुड वी गो फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर? ठीक, तो एक तो ये डायमेंशन आता है। फिर दूसरा आता है कि क्या हमें डिफेंस पे खर्च करना चाहिए, कितना खर्च करना चाहिए। देयर आर होल लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर देयर। सो सबको बैलेंस आउट करके आपको ये सब करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना बनाओगे? ओके, सो इतना आसान नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट ये सिचुएशन होती है। तो आगे चलते हैं। रशिया यूएस एनवॉय टू मीट इन टर्की टू डिस्कस द ऑपरेशन ऑफ एम्बेसीज। ओके, सो पिछले कुछ ईयर्स में, रीसेंट ईयर्स को अगर आप देखेंगे, तो हमने एक चीज देखी थी कि यूएस एंड रशिया दे रिड्यूस्ड देयर डिप्लोमेटिक स्टाफ। ओके, उन्होंने अपने रिलेशन को भी खराब कर दिया था और अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को भी जो है बहुत ही कम कर दिया था वहां पे। एंड पॉइंट इज दिस, अब देखो इसके अंदर ना बहुत सारे खेल होते हैं, स्पाइंग वगैरह वो सब चलता रहता है। सो कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स, दीज डेवलपमेंट्स टुक प्लेस। अब ट्रम्प के अंडर एक मेजर शिफ्ट आया है, दैट इज इम्प्रूवमेंट। ओके, सो दिस इम्प्रूवमेंट इज देयर एंड रिलेशन आर गोइंग टू बी इम्प्रूव्ड। अब देखो इसके अलावा बहुत कुछ किया था। एक स्टार्ट ट्रीटी होती है, ठीक है, उससे भी जो है यूएस और कैन अपना रशिया जो है बाहर आ गए थे। अब उसको भी वापस रिवाइव करने की बातचीत चल रही है, दैट इज रिलेटेड टू योर मिसाइल कंट्रोल एंड ऑल। सो वो सारी चीजें जो है अब दोबारा आने वाली हैं। Now, I already discussed this yesterday. This idea of US is that they know that China is a major threat. Okay, तो वो चाइना को एज अ थ्रेट देख रहा है अपनी हेजेमनी के ऊपर, एंड दे से दैट इफ यूएस एंड रशिया they can improve their ties, so they might be thinking to isolate China, and this isolation is possible, ये बिल्कुल possible है with the like minded countries like India। तो ये चीज उनके दिमाग में जरूर होगी, एंड बिकॉज ट्रम्प नोज दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट्स एंड दे कैन रीड, वो समझते हैं इस चीज को कि कैसे जो है चाइनीज सोचते हैं। तो ये अच्छी चीज है, एंड दे आर कंप्लीटली हेडिंग टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट हियर। तो ये इंडिया के लिए भी अच्छा है, ठीक है। व्हाई आई एम सेइंग इट इज गुड फॉर इंडिया हियर, बिकॉज वी डोंट हैव टू बैलेंस आउट आवर इक्वेशन। हर बार हमें अपने यूएस और रशिया के रिलेशन को बैलेंस करना पड़ता था। अब वो चीज शायद यहाँ पे नहीं होगी, एंड थिंग्स विल मूव इन अ मोर पॉजिटिव वे फॉर अस। ओके, शायद आने वाले समय में जो सैंक्शंस वगैरह हैं उसको भी हटा दिया जाएगा, तो वो हमारे लिए अच्छा खासा बेनिफिट देगा। नाउ पॉइंट इज दिस, इंडियन पीस कीपिंग कीपर्स जो है उनका अपॉइंटमेंट होता है यूएन पीस कीपिंग फोर्स के अंदर। ओके, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो यूएन पीस कीपिंग फोर्स का डिप्लॉयमेंट डिसीजन कौन लेता है, कौन डिप्लॉय करवाता है? सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, वो इसको डिप्लॉय करता है। इंडिया इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर, हम अच्छे खासे कंट्रीब्यूटर हैं व्हेन इट कम्स टू पीस कीपिंग फोर्सेस। नाउ ये कंट्रीब्यूशन हमारा है, तो इसका मतलब आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बना देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। हम एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, तो हम जब भी क्लेम करते हैं ना कि भी हमें परमानेंट मेंबर बनाओ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो हम ये पॉइंट आउट करते हैं कि हमारा पीस कीपिंग रिकॉर्ड आप देख लो बहुत अच्छा है यहाँ पे। एंड दीज इंडियन पीस कीपर्स, दे गेट गुडविल व्हाइल वर्किंग। ये गुडविल जनरेट करते हैं, तो एक तरीके से इट एक्ट एज अ सॉफ्ट पावर टूल फॉर अस। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो हमारे लिए सॉफ्ट पावर का काम करते हैं। फ्यूचर में हम इन सभी कंट्रीज के साथ अपनी इक्वेशन बेटर कर सकते हैं आफ्टर द नॉर्मेलसी। सो दिस इज समथिंग विच इज गुड फॉर अस। ओके, और ये सॉफ्ट पावर आप खुद ब खुद इसको समझेंगे कि ये हमारे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बहुत लेके आता है। सो ये बहुत बड़ी चीज है जो वी सी आउट ऑफ इट, एंड इट्स अ रियली गुड थिंग हियर। वो चीज यहाँ पे पॉइंट आउट कर रखी है, ठीक है। सो ये सारे डेवलपमेंट्स हैं, एंड देर इज दिस अनदर यू कैन से न्यूज दैट इज रिलेटेड टू राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब देखिए, तो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी प्राइमरीली दो राइट से, हमारे यहाँ पे दो कानून से गवर्न होता है। दैट इज राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 एंड दिस नेशनल ट्रस्ट एक्ट। अब इसके अंदर मेन डिबेट क्या है? पावर ऑफ अ गार्जियन, कि कितने डिसीजन गार्जियन को आप दोगे।
दैट इज द मेजर डिबेट हियर। दूसरी डिबेट है डेटा प्रोटेक्शन लॉ दैट इज बीइंग ब्रॉट इन। तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ के अंदर एक गड़बड़ क्या चल रही है, इट इज गिविंग एब्सोल्यूट पावर टू गार्जियन इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो पहली चीज आपको ये समझनी होगी कि अगर एडल्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी भी है, ओके, इफ देयर इज एडल्ट पर्सन एंड ही इज हैविंग सम डिसेबिलिटी, इन दैट केस एज वेल द पावर हैज बीन गिवन टू गार्जियन, उस केस में भी गार्जियन को ही पावर दे रखी है। सो ये एक की पॉइंट है जिसको यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है, ठीक है। एंड वो ही हमारी डिबेट है। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे यहाँ पे ये जो दो कानून से ये गवर्न होता है, उसके अंदर दिक्कत क्या आ रही है कि आपके यहाँ पे दोनों का सिस्टम डिफरेंट है। तो ये जो नेशनल ट्रस्ट जो एक्ट है हमारे यहाँ पे, इट टॉक्स अबाउट कि ऑटिज्म, सेरेब्रल पैलिसी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इस केस के अंदर तो आप गार्जियन को दे सकते हैं। अदर देन दैट द पर्सन विद डिसेबिलिटी कैन ओन डिसाइड, वो खुद ब खुद डिसाइड कर सकते हैं, बात भी बिल्कुल ठीक है। तो ये डिस्टिंक्शन है यहाँ पे, दोनों ही कानून अलग अलग चल रहे हैं, किसको हम मानेंगे किसको नहीं मानेंगे, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम हियर, ठीक है। सो गार्जियन अंडर दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इट इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल विद लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड सेंसरी इंपेयरमेंट। और प्रोविजन की बात करेंगे तो लिमिटेड गार्जियनशिप एस्टेब्लिश होती है यहाँ पे। लेकिन दूसरे के केस में वो एक तरीके से फुल गार्जियनशिप दे रहा है। तो दो कानून हैं जो दोनों डिफरेंट डिफरेंट चल रहे हैं। एक कानून फुल गार्जियनशिप दे रहा है, दूसरा कानून आपकी लिमिटेड गार्जियनशिप दे रहा है। तो ये एस्पेक्ट ये जरूरी है, बिकॉज इट्स अबाउट द डिसीजन। एट द एंड ऑफ द डे वो डाटा तो वो पर्सन विद डिसेबिलिटी का है ना। सो उस चीज को यहाँ पे कहा है कि भाई आपको इन पर्टिकुलर कानूनों को पहले तो एक तरीके से सपोर्ट करने वाला बनाना पड़ेगा, दैट दे शुड बी सम सॉर्ट ऑफ यू कैन से स्ट्रीमलाइनिंग, दैट इज जरूरी। ओके, जब तक आप स्ट्रीमलाइन ही नहीं करेंगे, दोनों ही कानून अलग अलग चीजें बता रहे हैं, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसको अपडेट करने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। एंड द बेस्ट थिंग इज दिस, if that person is not having the cerebral issue or any other problem, तो let the person decide, वो खुद ब खुद डिसाइड कर देंगे कि क्या उनके डेटा का करना है। So this is something we have it for today. Thank you very much.